हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का क्वालिफाई जेपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। वी आर स्टार्टिंग विथ पॉलिटी सेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन। और जो सबसे पहला थीम हमने पिक किया है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा देना चाहूँगा अपने लेक्चर के स्ट्रक्चर से। जिस तरह से मैं आपके लेक्चर्स कवर कर रहा हूँगा, आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। सबसे पहले सबसे पहले हम अपने हर लेक्चर्स को, जो भी चैप्टर मैं डील कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा उसके कॉन्सेप्ट से। एंड आई विल बी मेकिंग द कॉन्सेप्ट सो मच क्लियर टू यू दैट आई कैन गारंटी यू ओवर हियर कि मेरे वीडियोस को रेफ़र करने के बाद आपको कोई कॉन्सेप्चुअल डेफिशिएंसी तो नहीं रहेगी। दोज वीडियोस विल बी सो कॉम्प्रिहेंसिव। ऑल राइट, उसके बाद मैं आपको 1 पेजर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उस चैप्टर का, जो भी चैप्टर मैं कवर कर रहा हूँ। ऑल राइट, ताकि आप बहुत ही एफिशिएंट वे में रिवीजन कर पाओ और उसे एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओ। समझ रहे हैं आपको? उसके बाद लक्ष्मीकांत यू विल बी नोइंग एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हैविली रेफ़र किया जाता है। तो आई हैव ऑल्सो रिजॉल्व दिस इशू टू यू ओवर हेयर ओनली। यहीं पे मेरे साथ ही लक्ष्मीकांत ने जिस स्कीम में फॉलो किया है चीज़ों को, अपने कंटेंट को, बिल्कुल उसी तरह से मैंने भी आपके लिए उठा के ले आया है। लक्ष्मीकांत में सबसे पहले दे स्टार्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड देन दे गो विथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेम। ऑल राइट, और इस तरह से वो स्टार्ट करता है। सबसे पहला चैप्टर जो मैंने आपके लिए लिया है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही है। ठीक है, उसको हम इसी तरह से करेंगे जैसे मैंने बताया। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स उसके पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके लिए मैंने आई हैव ब्रॉट ओवर हियर टू यू। उसके बाद 1 पेजर नोट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यू विल अप्रिशिएट दिस कि एक पेज में आपको बस इतना चाहिए। आप मेरा लेक्चर कंप्लीट करोगे, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे आप, फिर बस ये एक पेज लेके आप बैठोगे, यही बस आपको रिवाइज करना है। दैट्स इट। उसके बाद यू विल अप्रिशिएट दिस कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी गेटिंग दिस PDF। और इस PDF में मैंने आपके लिए आई हैव ऑल्सो अटेस्टेड द पेजेस ऑफ लक्ष्मीकांत। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर फर्स्ट अभी हम कवर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपको 10 पेज जो है आपको मिल जाएगा इसी PDF में। आप लेक्चर ख़त्म होते ही ये पढ़ लो। दैट्स इट। ऑल राइट, दैट्स इट। यही बस आपको करना है, वीडियो देखना है, ये रीड करना है एंड देन यू हैव टू री-रेफर इट। ठीक है, आपको बस रिविजिट करना है इसको और कीप रीडिंग दिस। दैट इज़ ऑल यू नीड, रिवीजन एंड देन अप्लाइंग इनटू टेस्ट्स, इनटू एग्जाम्स ऑन द PYQs। दैट्स इट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। आप अप्रिशिएट करेंगे ये 10 पेजेस का जो लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर है, एक पेज में मैंने आपके लिए यहाँ पे ले आया है। ऑल राइट, नाउ वी आर क्लियर विथ द स्ट्रक्चर ऑफ लेक्चर्स दैट आई एम गोइंग टू कवर विथ यू। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विथ आवर बिजनेस। जो आज हम कवर करना चाह रहे थे दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला जो हमने पार्ट लिया है, सबसे पहला जो चैप्टर हमने लिया है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या समझते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। आप समझते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बल्कि एक लॉ है। ठीक है, आप इतना ही बेसिक अभी समझो। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में, लॉज के बारे में डिटेल में हम आगे स्टेप बाय स्टेप हम सब कवर कर रहे होंगे। अभी मैं जितना आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझने को बोल रहा हूँ, बस उतना ही आपको करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी आपके लिए क्या है? सिर्फ एक लॉ है। ठीक है, एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है। और कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ तो एप्लीकेशन है, कुछ तो सिग्निफिकेंस है इंडिया में। भारत में संविधान एक लॉ है और वो कुछ तो काम कर रहे हैं इंडिया में, कुछ तो इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं इंडिया में। इतना हमें बस अभी पता चलता है। ठीक है, लेकिन आप एक बात मानो मेरा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ आया, जो इंडिया में, भारत में कुछ तो काम कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो आज़ादी के बाद आया। ठीक है, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ, और वो कुछ काम जो कर रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद कर रहा है। लेकिन वो सेम काम आज़ादी से पहले कौन कर रहा था? उसके पहले भी तो कुछ लॉज होंगे ना। ठीक है, तो आज़ादी से पहले भी हम देखेंगे यहाँ कि प्री इंडिपेंडेंस भी कुछ तो काम हमें करना था जो आज कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, और वो लॉज थे। और वही उन्हीं लॉज को तो हम ब्रिटिश लॉ बोलते हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले हम किसके? वी वर कॉलोनीज एंड वी वर अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो कुछ तो लॉज थे वहाँ पे जो काम कर रहा था, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। अब ये जो लॉज थे ना आज़ादी से पहले, इनका बहुत ही हेवी इम्प्लीकेशन है। मतलब मैं अगर ये बोल दूँ कि
कॉपी एंड पेस्ट हमने कर दिया है तो डेट विल बी नॉट वेरी मच रॉन्ग आई थिंक, क्योंकि हम वी आर डूइंग व्हाट, हम यहाँ पे लॉज को ख़त्म नहीं करें, ब्रिटिश लॉज को हमने ख़त्म नहीं किया। जो स्ट्रक्चर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करके गई, जिस तरह से हमें रूल किया जाना था, जो ब्रिटिश इस्टेब्लिश करके गई, उसे हमने पूरा ख़त्म नहीं किया था। वो सेम चीज़ को हमने कॉपी किया, हमने अपनाया। बस एक चीज़ जो हमने तुरंत बदला, जो एक्चुअली दैट मेड अस इंडिपेंडेंट, कि हमने खुद के हाथ में सोवरेनिटी लिया। ये लॉज जो थे, इन लॉज के मदद से, जबकि बाहर यूनाइटेड किंगडम में बैठ के वहाँ के क्राउन, वहाँ का पार्लियामेंट भारत को रूल कर रहा था, और आज़ादी के बाद हमने वही कानून अपने यहाँ रखा, वही स्ट्रक्चर हमने अपने यहाँ रखा, हमने अपने संविधान में रखा। लेकिन जो एक चीज़ हमने किया कि हम अब सॉवरेन हो गए। अब बाहर से बैठ के इन लॉज की मदद से हमें रूल नहीं किया जाएगा। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे हाथ में अब ताकत है। हम इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स बिठाएंगे और वो हमें रूल करेंगे। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो लॉज थे, जो अभी आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हेविली डिराइव्ड है फ्रॉम द लॉज दैट वर एग्जिस्टिंग प्रायर टू इंडिपेंडेंस। मीन्स ब्रिटिश रूल के अंदर जो लॉज थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही हेविली इन्फ्लुएंस किया हुआ है। ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ समझना चाहिए कि जो आज का संविधान है उसको पढ़ने के लिए हमें ये तो समझना चाहिए ना कि जो जिससे वो हेविली डिराइव्ड है वो क्या रहा होगा, what it will be doing, what it will be about, what kind of structure it will be establishing, कैसा इवोल्यूशन हुआ, वो समझना तो हमें ज़रूरी है ना। ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं। ठीक है। हमारे पास संविधान है। हमने अभी बात किया कि संविधान का कुछ तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, कुछ तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। उन्हीं में से उसका एक जो एप्लीकेशन है वो है कि वो सरकार को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के सरकार को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया को कौन स्ट्रक्चर, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नमेंट को कौन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होगा? ब्रिटिश लॉज प्रोवाइड कर रहा होगा, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा उस समय। तो ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा वो हेविली इन्फ्लुएंस करेगा आज के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को। सिंपल लॉजिक है, समझ में आता है बात। यहाँ पे मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो हमारा संविधान है हेविली इन्फ्लुएंस्ड है ब्रिटिश लॉज से, वो आपको एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकल में यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो होता है आज के टाइम में इंडिया में, हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कहीं भी सरकार के अंग की अगर हम बात करें तो 3 प्रमुख अंग हमें सरकार के देखने को मिलते हैं, जिसमें से एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है, जुडिशरी होता है। ये क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, ये हम बहुत ही डिटेल में आगे चलते हुए आगे के क्रम में हम समझ रहे होंगे। लेकिन अभी बस आप इतना समझें कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कुछ तो इस तरह का होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है। भारत में अगर एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें सबसे टॉप पे प्रेसिडेंट बैठे देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे मिनिस्टर्स आते हैं, फिर उसके नीचे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, फिर हमारे पास लॉज बनाने के लिए अलग इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर है, ऑल राइट। न्याय करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। इतना हमें मालूम है। जब मैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहा होता हूँ ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड कराया है, तो आज के टाइम में हम मान लेते हैं कि वो इस तरह का दिखता है। बात समझ रहे हैं हम? तो हमने बताया कि हमारे पास ब्रिटिश लॉज भी थे, उसने भी कुछ तो स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होगा। वो किस तरह का था, चलिए देखते हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफली हम देखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमारे पास प्रेसिडेंट था, उस तरह से गवर्नर था हमारे पास वहाँ पे। ब्रिटिश पीरियड में गवर्नर था, आगे चल के वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, आगे चल के फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, आगे चल के फिर वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना। उसके बाद वही उसी बॉडी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया, हमने खुद का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे वी बिकम सोवरेन। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? तो गवर्नर था, गवर्नर के नीचे जैसे हमारे यहाँ इधर मिनिस्टर्स थे, हमारे यहाँ इधर काउंसिल्स थे, फिर यहाँ पे हमारे पास नीचे ब्यूरोक्रेट्स थे। फिर उसके बाद गवर्नर ही सब काम कर रही थी। यहाँ पे जो हमें 3 डिफरेंट ऑर्गन्स में दिखा रहा हूँ ना, वो सब काम गवर्नर खुद अकेले कर ले रही थी। तो उसके बाद क्या किया गया ना कि उसने बोला कि आप जस्टिस का काम थोड़ा आपसे हम सेपरेट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 1774 में इस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में। फिर उसके बाद बोला कि आप लेजिस्लेशन का भी काम खुद कर रहे हो, तो कुछ एक सेपरेट हम उसके लिए भी प्रोविज़न लेके आते हैं। तो सबसे पहला बार प्रोविज़न लेके आया गया 1853 में। आप देख रहे हैं, यू विल बी नोटिसिंग कि किस तरह से सिमिलर स्ट्रक्चर को हमने जन्म दिया यहाँ पे, और वो एक्चुअली इट इज़ टेकिंग बर्थ
ऑल राइट, इट इज़ टेकिंग बर्थ एंड इट इज़ इवॉल्विंग एज वेल। ये यहाँ पे जैसे ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे और ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया, तो ये स्ट्रक्चर का नींव पड़ा और स्ट्रक्चर समय के साथ इवॉल्व किया और इवॉल्व करके मैच्योर हुआ इन 1947, और वही स्ट्रक्चर हमने अपने भारत में अपनाया, है ना। बस डिफरेंस इतना था कि ये जो स्ट्रक्चर था ये काम कर रहा था ब्रिटिशर्स के लिए और अंडर था ब्रिटिश क्राउन, और ये 1947 के बाद ये सेम स्ट्रक्चर हमने अपने हाथ में ले लिया और हम अब ये किसके लिए काम कर रहा है? फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के इंसानों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए ये काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब आप देख रहे हैं कि दैट इज़ वाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज़ नेसेसरी। ठीक है, जब हम यहाँ के इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर को कैसे ब्रिटिश लॉज ने इन्फ्लुएंस किया और ये स्ट्रक्चर जन्म लिया और ये स्ट्रक्चर इवॉल्व भी किया, और यही जा कर के आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही प्रमुख तौर पे हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किस तरह से इसे रखा हुआ है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हुए हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमने समझा कि हमारे पास ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश का शासन था भारत में 1600 से 1947 तक। 1600 में सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे, 1947 में उनका राज्य ख़त्म हुआ। एक बार बहुत अच्छे से हम एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पे कहीं हमारा यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे कहीं हमारा भारत है। समझ में आ रहा है आपको? यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी निकल के आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहती है कि हम जाके भारत में व्यापार करेंगे। सही है, बात है, वहाँ पे हम व्यापार करेंगे, विल डू बिजनेस ओवर इंडिया। लेकिन सबको मालूम है, जग जाहिर है, आपको भी मालूम है कि वो सिर्फ ट्रेड तक तो रुके नहीं ना, दे ऑल्सो गॉट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। आप समझिए इस बात को आप समझिए। आप मान के चलिए कि आपको एक बिज़नेस करना है। लेट्स से आप भारत में एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी यूनाइटेड किंगडम में भी बिज़नेस करे, वहाँ पे भी ट्रेड करें। यूनाइटेड किंगडम में आप जाते हो तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या सिर्फ ये काफ़ी होगा कि वहाँ के लोग आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ख़रीदे, या आपको आपके कंपनी को वहाँ के जो आम लोग हैं वो सपोर्ट करें, या बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा तौर पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो आपको फेवर करे। आप मानोगे कि वहाँ के सरकार का फेवर मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वहाँ बिज़नेस कर पाओगे। ठीक है, अब एक बहुत बहुत फार फिचिंग और क्या आपके लिए फेवर हो जाएगा कि वहाँ का जो सरकार है वो सरकार सिर्फ आपको फेवर ना करे, वो पूरा का पूरा सरकार ही आपका हो, आप ही सरकार चलाने लग जाओ। ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत सही नहीं होगा क्या? तो वही तो कुछ हो रहा है ना यहाँ पे। सबसे पहले जो ट्रेड करने आए यहाँ पे ब्रिटिशर्स ट्रेड करने आए, उन्होंने देखा कि ट्रेड दे स्टार्टेड मेकिंग हेवी प्रॉफिट्स आउट ऑफ द ट्रेड। हेवी प्रॉफिट जब वो ट्रेड में बनाने लगे तो दे ऑल्सो सॉ कि यहाँ पे हम ट्रेड तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का फेवर उन्हें चाहिए ही। लेकिन गवर्नमेंट का सिर्फ फेवर नहीं, अब वो खुद गवर्नमेंट ही चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में खुद तो फ्रेगमेंट्स है गवर्नमेंट के, खुद यहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है नहीं, खुद यहाँ पे प्रिंसली स्टेट स्ट्रॉन्ग है नहीं, मुगल्स डिक्लाइन पे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को वो अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और वही उन्होंने किया। दे गॉट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, दे गॉट पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। ठीक है, समझते हैं इस बात को कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई कमर्शियल फंक्शन से, यहाँ पे व्यापार करने आई, लेकिन सिर्फ व्यापार किया नहीं उन्होंने, दे ऑल्सो इंटर इनटू पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शंस में जब वो आते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं कि वो दे स्टार्टेड डीलिंग विथ लॉ, मतलब कि अब वो नियम बनाएंगे। अब वो सिर्फ अपने व्यापार के लिए नियम नहीं बनाएंगे, अब वहाँ पे लेट से वो बंगाल में अगर ट्रेड अपना इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो अपने ट्रेड के लिए ही नियम नहीं बनाएंगे, अब वहाँ के बंगाल के लोगों के लिए भी नियम बनाएंगे। ठीक है, दे विल डू लेजिस्लेशन, वो अप्लाई भी करेंगे लॉ को, और वो न्याय भी अब वही करेंगे। ठीक है, यानी पूरा सरकार अब वही चलाएंगे। अब आपको पता होगा कि कोई भी सरकार रन करने के लिए रेवेन्यू इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। तो अब टैक्स भी कौन कलेक्ट करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही अब टैक्स भी कलेक्ट करेगी। तो पूरा का पूरा सरकार का काम अब कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। हालांकि मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि पॉलिटिकल कंट्रोल का सबसे शुरुआत ही उन्होंने किया था रेवेन्यू कंट्रोल लेने से। आपको याद होगा कि बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी तब उन्होंने अंडर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उन्होंने साइन किया, और वहाँ पे उन्होंने दीवानी राइट्स गेन किया ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और जब बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का दीवानी राइट्स उन्होंने गेन किया तो वो राइट क्या था कि वो वहाँ का रेवेन्यू अब वो कलेक्ट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी। और आपको मालूम है कि बिना रेवेन्यू के कोई सरकार चल पाएगी क्या?
तो अगर वो रेवेन्यू अपने हाथ में ले रहे हैं, रेवेन्यू का कलेक्शन अपने हाथ में ले रहे हैं, तो वहाँ पे दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो गवर्नमेंट भी अपने हाथ में ले रहे हैं। अब गवर्नमेंट भी उनके अंडर है, भले ही नॉमिनल कंट्रोल नवाब के हाथ में कुछ तो छोड़ा, बाद में वो भी ले लिया, लेकिन 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 हम यहाँ पे देखते हैं कि इफेक्टिवली नाउ दे स्टार्ट गेटिंग कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मेजर ब्रेक थ्रू वॉज इन 1765 जब उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था। बात समझ में आता है यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं यहाँ पे, फिर से हम देखते हैं उसी चीज़ को और एक बहुत ही अच्छे से फिर से एक देखते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से फिर से देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में कुछ तो सरकार भी है, क्राउन है वहाँ पे, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पे। अब आप बताइए, आपकी एक कंपनी थी ना, आपको बाहर जाके ट्रेड करना था दूसरे देश में, आप बिना अपने सरकार के परमिशन के जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना, आप अपने सरकार से परमिशन लेके जाओगे कि हम ट्रेड करने जा रहे हैं, तभी आप जा पाओगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने पार्लियामेंट से बोलती है, वहाँ पे क्राउन से बोलती है कि हमें ट्रेड करना है इंडिया में, हमें जाने दो। वो बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ, मस्त जाओ वहाँ पे, तुम ट्रेड करो इंडिया में। और तो और तुम्हें हम इतना भी राइट देते हैं कि अब तुम्हारे अलावा और कोई यूनाइटेड किंगडम से यहाँ से ट्रेड करने नहीं जाएगा इंडिया में, सिर्फ तुम ही जाओगे। तुम्हारे लिए हम यहाँ पे ये चार्टर एक्ट बना देते हैं जिसके हिसाब से तुम काम करोगे। एक बॉडी बना देते हैं हम तुम्हारे लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में वहीं बैठा रहेगा, तुम्हें सुपरवाइज़ करेगा। तुम जाके वहाँ पे मस्त ट्रेड करो, तुम्हें हम ज़्यादा कुछ रोक टोक नहीं करेंगे, तुम्हें जो मर्जी आता है, जैसे सही लगता है ट्रेड करने के लिए तुम करो। और इन्होंने किया भी, ठीक है, इन्हें बहुत कुछ सही लगा, इन्होंने बहुत कुछ किया। ट्रेड से वो एडमिनिस्ट्रेशन में उतर आए, यहाँ का वो राजनीति चलाने लगे, गवर्नमेंट चलाने लगे, ठीक है। ऑल राइट, एक ग्राफ की मदद से हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ पे रूल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, सबसे पहले वो ट्रेड करने आई थी, 1600 में भारत में घुसी, ट्रेड करने आई थी। हमने यहाँ पे बात किया कि वो ट्रेड तो मस्त उन्होंने करना स्टार्ट किया, ट्रेड किया उन्होंने, ट्रेड में भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया और वो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुली इमर्ज होते गए, और उनका पावर इस तरह से, ग्राफ में हम देखते हैं कि इस तरह से उनका पावर बढ़ते चला गया इन बोथ टर्म्स। वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, कमर्शियल फंक्शन भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल फंक्शन भी कर रहे हैं, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ रहा है। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। और अभी तक तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ रोक टोक नहीं किया है, बात समझ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहली बार जब ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई अब देखो, अब तुम्हें कुछ तो हमारे कंट्रोल में काम करना पड़ेगा, कुछ तो अब तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आप अब कुछ तो हमारे हिसाब से काम करोगे, इसलिए क्योंकि आप हमारे लिए एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो, और हमारे जो कॉलोनियल एक्सपेंशन का ड्रीम है उसमें आप इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको कुछ तो अब हमारे हिसाब से हमारे कंट्रोल में रह के काम करना पड़ेगा। 1773 में यह पहली बार होता। अगेन सेम एनालॉजी आप यूज़ करो कि आपने अपना एक कंपनी सेटअप किया है, आप गए हो इन दूसरे कंट्री, लेट्स से आप यूनाइटेड किंगडम में गए हो ट्रेड करने, आपने वहाँ के पॉलिटिक्स, वहाँ का गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपके सरकार ने, इंडिया के सरकार ने आपको अभी तक कुछ नहीं बोला है। लेकिन कुछ समय के बाद इंडिया की सरकार बोलती है कि देखो कुछ तो अब आपको हमारे कंट्रोल में रहना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? यूज़ दिस एनालॉजी, थिंग्स विल गेट मच क्लियर टू यू। ऑल राइट, 1773 में पहली बार कंट्रोल लिया, लेकिन आप देखोगे कि मेजर ब्रेक थ्रू 1857 में कुछ तो ऐसा हुआ। 1857 में क्या हुआ ना कि 1857 में आप एक बात बताओ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, अब सरकार का भी काम ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही है, लेकिन 1857 में भारत में कुछ ऐसा हुआ, भारत में 1857 का रिवोल्ट हुआ, एक बहुत ही आक्रमणकारी रिवोल्ट हो गया 1857 में, और जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर नहीं पाई, ठीक है। अब भारत का जो सिग्निफिकेंस है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, उसको नज़र में रखते हुए जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 का रिवोल्ट कंट्रोल नहीं कर पाई, तो ये जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि अब हमें नहीं लगता है कि आप भारत को संभालने के काबिल हो। अब ऐसा है कि अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल नहीं करेगी, अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो डायरेक्टली रूल करेगी इंडिया में, ठीक है। अब बात इस तरह से समझो कि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया को, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया रूल करना इंडिया को। 1600 में आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, सबसे पहली बार 1773 में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट
ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया को रूल करने लगी। और ये कार्यक्रम चला 1857 तक। लेकिन 1857 के बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 रिवोल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि अब आप यहाँ रूल नहीं करोगे, आपके थ्रू हम रूल नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे इंडिया को, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ था। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि 1857 से पहले जो ब्रिटिश का रूल रहा उसे हम कंपनी रूल कह सकते हैं, बहुत अच्छे तरह से कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्यों कह सकते हैं। लेकिन 1857 के बाद क्योंकि क्राउन ने अपने हाथ में चीज़ों को ले लिया, तो हम यहाँ पे उसे क्राउन रूल बोलेंगे। बात समझें आप, बात आपने समझा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह से हम चीज़ें देखते हैं। ब्रिटिश रूल की अगर जब हम बात करें तो हमारे पास दो तरह से चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास कंपनी रूल है और दूसरा क्राउन का रूल है हमारे पास। और इसे हम टाइम पीरियड में अगर डिवाइड करें तो 1600 टू हम इसे 1857 यहाँ लिख सकते हैं, और 1857 टू कब तक, 1947 में जब तक हमने आज़ादी मिला तब तक क्राउन रूल किया यहाँ पे। ऑल राइट, दिस इज़ क्लियर टू यू। अब आप एक बात समझें कि यहाँ पे कंपनी रूल जब इस पीरियड में है तो कुछ तो लॉज रहा होगा ना, कुछ तो नियम रहा होगा इस पीरियड में, उसे कंपनी लॉ हम लेट से बोल देते हैं। इस पीरियड में भी हमारे पास क्राउन जब रूल कर रही है, इस पीरियड में भी हमारे पास कुछ तो लॉज रहे होंगे, उसे क्राउन के टाइम का लॉज बोल देते हैं। ऑल राइट, बोल सकते हैं। अब हम वही तो स्टार्ट ही हमने इससे किया था कि ये जो लॉज हैं ये कुछ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को जन्म दे रहे हैं। और ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हमें मैच्योर होके 1947 में मिला। 1947 में हमने अंग्रेज़ों को तो निकाल दिया, हमने आज़ादी अपने हाथ में ले लिया, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमने अपनाया और इसी स्ट्रक्चर को हमने डाल दिया अपने संविधान में, ठीक है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे कि अब ये स्ट्रक्चर हमारे लिए काम करेगी, संविधान के अंदर रह के काम करेगी। यहाँ बात हम समझते हैं, इस तरह से सीक्वेंस चला यहाँ पे। तो इन लॉज का जो इन्फ्लुएंस रहा कॉन्स्टिट्यूशन पे, वही हम समझना चाहेंगे अपने इस लेक्चर में। यही सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपनी रूल से। कंपनी का रूल जब रहा और उसके पीरियड में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 8 मेजर लॉज पास किए गए। और सबसे पहला था यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमने अभी भी बात किया कि 1773 में सबसे पहली बार जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना कंट्रोल स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उसी से हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर को। ऑल राइट, सो सी यू गाइस।